टुडे वी आर गोइंग टू रीड कल अपन ने पढ़ा था कि उन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में जो लो इन रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं या मिडल इन एक्टिविटी सीरीज। तो मिडल वालों के ऑक्साइड्स कार्बोनेट सल्फाइड्स को पहले ऑक्साइड्स में बदला, देन वी डू रोस्टिंग देन वी डू रिडक्शन, तो हमें वो मेटल मिल जाता था। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब उन मेटल्स को निकालने के बाद तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आते हैं, तो द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। ठीक है, वो अपने उन कंपाउंड्स को अगर हम हीट करें कार्बन के साथ तो वो हम उनको नहीं निकाल सकते फिर भी। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, तो सोडियम के ऑक्साइड्स को वहाँ कार्बन रिड्यूस कर रहा था ना, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा था। यहाँ पे वो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के साथ नहीं होगा। दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन। ये बिकॉज इसलिए है क्योंकि ये मेटल्स जो है इनकी एफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए दैन कार्बन, मतलब ये ऑक्सीजन को ज़्यादा रखना पसंद करते हैं बजाय कि कार्बन को। ठीक है, तो वो उनका अट्रैक्शन ऑक्सीजन की तरफ, तो वो क्यों देंगे, कार्बन को नहीं देंगे। सो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो इनके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इनको रिडक्शन करवाने के लिए। तो वो किसके प्रोसेस के थ्रू होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। तो जैसे NaCl होता है, तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो हमें सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम मिल जाता है। ठीक है, द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कैथोड पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है उस पर पॉजिटिव चला जाता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उस पर नेगेटिव पार्ट चला जाता है, दैट इज़ क्लोरीन। तो द रिएक्शंस आर, कैथोड पे तो Na+ चला जाएगा क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस वाला उस पर चला जाएगा। एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस पर माइनस वाला जो है जाके स्टेबल हो जाएगा, है ना। नाउ सिमिलरली एल्यूमिनियम भी इसी तरह से किया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन करके। नाउ द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब इन मेटल्स को रिफाइन कैसे किया जाता है, प्योर स्टेट में कैसे लाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स जो रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू हमें मिले हैं वो प्योर नहीं होते हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटीज़ विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। तो वो इस तरह की इम्प्योरिटीज़ कंटेन करते हैं जिनको हटाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है प्योर मेटल्स ऑब्टेन करने के लिए। तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड जो है, ठीक है, इसको करने के लिए इम्प्योर मेटल से प्योर निकालने के लिए वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना और मार्क भी कर लेना। मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, वो इसी मेथड से जो है रिफाइन किए जाते हैं, प्योर किए जाते हैं। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज़ मेड द एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज़ मेड एट द कैथोड। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी इम्प्योर मेटल है, ठीक है, उसको एनोड पे लगा दिया जाता है, एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज़ मेड द कैथोड, और एक थिन स्ट्रिप जो होती है प्योर मेटल की उसे कैथोड पे लगा दिया जाता है। ठीक है, इम्प्योर मेटल को तो एनोड पे लगा दिया जाता है, और जो थिन स्ट्रिप होती है प्योर मेटल की उसे कैथोड पे लगा दिया जाता है। देन उसमें कोई भी मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह, तभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा। ऑन पासिंग द करंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अब जैसे इसमें करंट पास होता है, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही ये प्रोसेस होता है। तो जो भी करंट पास होने पर प्योर मेटल जो है वो तो एनोड का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हो जाएगा, जो भी एनोड पे हमने प्योर मेटल लगाया ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, यहाँ पे इम्प्योर वर्ड आएगा गेस, है ना, ऊपर वाली लाइन में ध्यान रखना। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। जितना प्योर मेटल वो एनोड से निकलेगा उतना ही प्योर मेटल कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। द सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द सोल्यूशन, और वो जो इम्प्योरिटीज़ रह जाएगी इम्प्योर मेटल की वो तो चली जाएगी सोल्यूशन में, और जो प्योर मेटल है वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है,
वेयर इज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ रह जाएगी वो क्या है, एनोड पे ही डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है, उसके बॉटम पे, एंड उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड मड बोलेंगे। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वैसे तो आप पूरे को ही मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ना ये क्वेश्चंस आप इसके ऊपर कर सकते हो बेसिस पे। ना कोरोजन आप हमेशा से हर क्लास में पढ़ते आए हो, इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू, है ना। तो आप लोगों को पता है कोरोजन किसे कहते हैं। जैसे बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी ब्लैक हो जाती है जब भी उनको हवा या स्वेट मिलता है, जो कि पानी है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मार्क कर लेना, क्या क्या बनता है उनमें। कॉपर की ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, वाई, बिकॉज जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, शाइनी ब्राउन सरफेस या फिर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, जो कि कॉपर कार्बोनेट की होती है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आयरन पे तो ब्राउन कलर्स का वो होता है और ब्राउन वो हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। इसमें वो चीज़ नहीं लिखी, मेंशन कर लेना, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3 बनता है ना। नाउ यू विल ऑब्जर्व, ये एक एक्टिविटी की गई है जिसमें नेल्स को, रस्टी आयरन नेल्स को वाटर में डिप किया, ठीक है, और ऊपर एयर है। अब नाउ इसमें क्या किया, बॉइल्ड डिस्टिल वाटर डाला, ठीक है, तो बॉइल्ड डिस्टिल वाटर डाला और उसके ऊपर लेयर ऑफ ऑयल डाली। लेयर ऑफ ऑयल की वजह से क्या होगा, अगर ऑयल की लेयर आ जाती है तो ध्यान रखना वो ऊपर की जो एयर दिख रही है आपको इस ट्यूब में, वो नीचे नेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, तो उसमें जो है वो जंक नहीं लगेगा। इसलिए टेस्ट ट्यूब ए में, जिसमें उसको पानी भी मिल रहा है और एयर भी मिल रहा है, दोनों की वजह से उसमें जंक लग रहा है, और बी में सिर्फ उसको पानी मिल रहा है और सी में सिर्फ उसको एयर मिल रही है, तो उसमें जंक नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वाटर एंड एयर बोथ आर नेसेसरी फॉर द कोरोजन टू अकर, ठीक है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन्स को किस तरह से बचाया जा सकता है। वैसे आप लोगों को ये चीज़ भी पता है कि किस तरह से बचाया जा सकता है। तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। ये मार्क कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गैल्वेनाइजेशन क्या होता है वो भी मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय मेकिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक। उसके ऊपर आयरन और स्टील के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे कि उसमें जंक नहीं लगता। तो द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। तो अगर जिंक कोटिंग भी ब्रोक हो जाएगी तो भी गैल्वेनाइजेशन की वजह से उसमें जंक नहीं लगेगा। अलॉइंग क्या है फिर, इट इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मेटल। अलॉइंग क्या है, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है, जिससे मेटल की प्रॉपर्टीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी उसको और मजबूत बना सकते हैं, उसको हीट उसमें पास होने से बचा सकते हैं। जैसे अपना स्टेनलेस स्टील, जो बॉटल आप यूज़ करते हो स्टील की, वो भी एक तरीके का अलॉय होता है। तो अगर सिर्फ स्टील होता तो उसमें जल्दी से पानी गर्म और जल्दी से ठंडा हो जाता, बट उसका अलॉय बनाने की वजह से उसमें ये प्रॉपर्टी आ पाई कि वो ना तो जल्दी से ठंडा होगा, ना गर्म पानी उसमें जल्दी से ठंडा होगा, ना ठंडा पानी उसमें जल्दी से गर्म होगा। इसलिए अलॉइंग बहुत एक गुड मेथड है। फॉर एग्जाम्पल आयरन बहुत वाइडली यूज मेटल है, बट इट इज़ नेवर यूज इन प्योर स्टेट। कभी भी उसके प्योर स्टेट में नहीं कर सकते उसको यूज़। दिस इज़ बिकॉज आयरन, ये अंडरलाइन कर लेना, दिस इज़ बिकॉज आयरन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है एंड स्ट्रेचेस ईजीली जब वो गर्म हो जाता है, ठीक है। बट अगर उसको थोड़ा सा कार्बन और के साथ मिक्स कर दिया जाए तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये लाइन आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। जब इसके अलावा जब आयरन को निकल और एल्यूमिनियम के साथ मिक्स किया जाता है, क्रोमियम के साथ सॉरी, तो हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील, जिस बॉटल की मैं अभी बात कर रही थी, विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, उस पर भी जंग नहीं लगता है। दस इफ आयरन इज मिक्सड विद अदर सब्सटेंस, तो उसको दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलाने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है क्या हो जाती है, काफ़ी चेंज हो जाती है। In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. तो आयरन की ही नहीं, किसी और मेटल को भी अगर हम उसका अलॉय बनाएं, किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स करें, तो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती है। द सब्सटेंस एडेड मे बी अ मेटल और अ नॉन मेटल,
अब जो सब्सटेंस हम ऐड करेंगे वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। एन अलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो अलॉय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का, ठीक है। और मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है, तो ये डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फर्स्ट बाय मेल्टिंग प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट्स डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले जो मेन एलिमेंट होता है अपना, जो प्राइमरी मेटल होता है, उसको मेल्ट किया जाता है, देन उसमें दूसरा एलिमेंट मिक्स किया जाता है जितना एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिस रेशो में वो मिक्स करना होता है हमें, ठीक है। लाइक 100 ग्राम ऑफ आयरन में हमें 50 ग्राम ऑफ निकल डालना है, तो उस अकॉर्डिंग एक रेशो होगा। मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, उसके बाद उसको ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द मेटल्स इज़ मरकरी, अगर उनमें से एक मेटल मरकरी है तो उस अलॉय को हम अमलगम कहते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस दैन दैट ऑफ प्योर मेटल। जैसे आयरन का अगर 1000 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है तो उसके अलॉय का 800 700 इस तरह से कम हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक का अलॉय है, ठीक है, और ब्रोंज़ का, और ब्रोंज़ क्या है? एक कॉपर अलॉय है, कॉपर एंड टिन का। तो दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि कॉपर जो अपना सारी वायरिंग कॉपर की होती है, जबकि तो देख लो उसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी बदल गई अलॉयस बनने की वजह से। नाउ सोल्डर, एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज़ यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर। अब सोल्डर आपने सुना होगा, ये यूज़ होता है घर में टर्म। तो ये एक अलॉय होता है टिन और लेड का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, तो वो हम यूज़ करते हैं घर में इलेक्ट्रिक वायर्स को उनकी वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। अब एक आश्चर्य की बात है, आयरन पिलर ऑफ कुतुब मीनार दिल्ली में जो है वो 1600 साल पहले बनाया गया था आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया के द्वारा। आयरन से बना है, बट स्टिल अभी तक उसमें कहीं पे भी जंग नहीं लगा है। तो उन्होंने इस प्रोसेस के थ्रू बनाया था जिससे जंग ना लगता हो आयरन में, ठीक है। रस्ट रेजिस्टेंस है इसकी क्वालिटी। साइंटिस्ट लोग काफ़ी, पूरे दुनिया भर से साइंटिस्ट लोग इसके आके रिसर्च कर चुके हैं, बट अभी तक वो पता नहीं लगा पाए कि इसमें ऐसा क्या है जो कि इसको जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये भी एक मिस्ट्री रह गई, क्योंकि इसका रीज़न वो लिख के अगर गए भी थे तो वो शायद डाटा जो है अपने हिस्ट्री से हट गया, मतलब बहुत सारी बुक्स वगैरह अपनी काफ़ी जल गई थी, तो हिस्ट्री का बहुत सारी चीज़ें तो अपन को पता ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट हुई थी जो आज के साइंटिस्ट लोगों को भी नहीं पता है कि ऐसी चीज़ कैसे बनाई जाए। तो इतना ज़्यादा पहले इनफैक्ट ज़्यादा था अपने यहाँ नॉलेज। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अब कर सकते हो, मिड क्वेश्चंस भी एंड एक्सरसाइज भी, और आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो आप वर्क कर लेना, ठीक है। थैंक यू।